Good morning, students. Today we will discuss about the ethers, and in this part of the ethers, we will discuss about the classification, their nomenclature, and their physical properties. So, what are ethers? The compounds which contains O functional group in their skeleton or in their structure are called the ethers. जैसे आप इन एग्जांपल्स में देखें, आपको इस पूरी जो स्केलेटन है इसके अंदर आपको एक O एटम दिख रहा है एंड दीज O atom is simultaneously attached on both sides by the carbon atom or the R group. So such type of functional groups called the ethers. नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, इसमें भी आपको एक O फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है जो O फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड बाय द टू R ग्रुप्स. The next also, the O functional group is attached by the two carbon atom, one of the alkyl group, other one is the phenyl group carbon atom. देखो ये यहाँ पे जो intersection point होते हैं, they tells about the presence of the carbon atom. So that O here also the functional group and that functional group is the ether. नेक्स्ट आप इसमें भी देखें, जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसके अंदर O के दोनों साइड में आपको क्या दिख रहे हैं, कार्बन अटैच दिख रहे हैं. मींस आपके ये भी क्या हुआ, आपका O यहाँ पे ethers की फॉर्म में है. So that is the functional group, that is the ether. So what are ethers? The compounds which contain O functional group in their structure or the skeleton are called ethers. नेक्स्ट हम देखेंगे ethers की क्लासिफिकेशन कि ethers कितने टाइप के हो सकते हैं. जैसे आपको ऊपर डायग्राम में भी क्लियर दिख रहा है कि ईथर्स आपके दो टाइप के हो सकते हैं. द ईथर्स में भी द ए साइक्लिक ईथर्स और द साइक्लिक ईथर. आपके ए साइक्लिक ईथर्स कौन होंगे? द ईथर्स इन विच द ओ एटम इज नॉट प्रेजेंट इन द रिंग. द ओ एटम इज नॉट प्रेजेंट इन द रिंग. जैसे आप इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर देखें जो अभी हमने ड्रा किए थे, देखो यहाँ पे ओ एटम रिंग का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट में देखें ओ एटम, इसमें भी रिंग का पार्ट नहीं है, तो ये साइक्लिक ईथर है. ये इसमें भी देखें आप, ओ रिंग का पार्ट नहीं है, आउटसाइड द रिंग है ये. सो इट इज ऑल्सो द acyclic ether. So what are acyclic ethers? The ethers in which O atom is not present in the ring of carbon atoms are called acyclic ethers. So what are cyclic ethers? The ethers in which one or more O atom is present in the ring with CH2 CH2 or repeated unit are called the cyclic ethers. आप उन्हें क्या कहेंगे? cyclic ethers कह देंगे आप इस एग्जांपल में देखें, देखो जो ओ एटम है यहाँ पे, जो ये रिंग है, ये देखो रिंग बन गया है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई, इसका पार्ट है ओ एटम, तो इसलिए ये आपका साइक्लिक ईथर हो गया. और इसमें रिपीटेड यूनिट बोलो क्या है? देखो CH2CH2O, ये तो सिर्फ एक ही है CH2CH2O. अगर हम बिगर कंपाउंड लेंगे तो उसमें ये यूनिट्स जो है ये बार बार रिपीट भी हो सकती है. जैसे यहाँ पे आप देखें, देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं यहाँ पे, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इंटरसेक्शन पॉइंट टेल्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन एटम. जितने भी ये इंटरसेक्शन देखो जो पॉइंट होते हैं यहाँ पे, बोलो कौन है? ये कार्बन होता है. देखो कौन होता है? बोलो यहाँ पे ये हर जगह कार्बन होता है. और कार्बन के देखो 1 और 1 2 बॉन्ड हो गए, तो बोलो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे H2 है. क्लियर हो गया? तो इधर भी बोलो कौन है? आपका H2 है. तो क्लियर हो गया? तो आपकी बोलो कौन सी रिपीटेड यूनिट होगी? देखो CH2 और O एंड सो ऑन. इसी टाइप से आप कंटिन्यूटी में फर्दर भी देख सकते हैं. तो ये आपके साइक्लिक ईथर्स हो गए. तो क्या डेफिनेशन हुई आपके साइक्लिक और साइक्लिक ईथर्स में? क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? द ईथर्स इन विच O एटम इज नॉट प्रेजेंट इन द रिंग, ए साइक्लिक ईथर. और इफ द O atom is present in the ring with CH2 CH2 or repeated unit, then it is called the cyclic ether. तो आप उसे cyclic ether कह देंगे. अब हम फर्दर जो acyclic ethers हैं, इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे, इनकी फर्दर टाइप्स देखेंगे हम. तो टाइप्स ऑफ द acyclic ether, जो acyclic ether हैं ये आपके दो टाइप के हो सकते हैं. दे में बी द एलिफेटिक ethers और द एरोमेटिक ethers. अगर बेंजीन रिंग आपको दिखाई दे तो एरोमेटिक ईथर है, चाहे एक बेंजीन रिंग दिखे चाहे दो दिखे. और एक भी ना दिखे तो आपके एलिफेटिक ईथर्स मीन सिंपली एल्काइल ग्रुप हो. तो एलिफेटिक ईथर्स कौन हुए? द ईथर्स इन विच बोथ द सब्स्टिट्यूएंट्स अराउंड द ओ एटम अराउंड द ओ फंक्शनल ग्रुप्स आर दी एल्काइल ग्रुप. अगर वो एल्काइल ग्रुप हो तो अपने क्या कहेंगे? वो आपके एलिफेटिक ईथर्स है. आप नीचे एग्जांपल में देखें, देखो ओ के बोथ साइड में आपको ये एल्काइल ग्रुप ही दिख रहा है, मिथाइल ग्रुप जो यहाँ पे लगा हुआ है. सो किस चीज का एग्जांपल हुआ? ये एलिफेटिक ईथर्स का. नेक्स्ट हम देखते हैं एरोमेटिक ईथर्स. तो एरोमेटिक ईथर्स कौन हुए?
the ethers in which one or both the substituents around the O functional group are aryl group, वो दोनों के दोनों क्या हो आपके एराइल ग्रुप हो, तो आप उन्हें एरोमेटिक ईथर्स कहेंगे। आप ओ के एक साइड में देखें, यहाँ पे बेंजीन रिंग देखो लगा हुआ है, ये बेंजीन रिंग है, तो ये आपका क्या हो गया एरोमेटिक ईथर्स, तो ये क्या बन गया आपके एरोमेटिक ईथर्स। अगर हम फर्दर टाइप्स देखना चाहें आपके एरोमेटिक एलिफेटिक और द एरोमेटिक ईथर्स की, तो ये फर्दर आपके दो टाइप के हो सकते हैं। वो कौन सी दो टाइप होंगी आपकी, एलिफेटिक और द एरोमेटिक ईथर। फर्दर आपके सिमेट्रिकल ईथर्स भी हो सकते हैं और वो अनसिमेट्रिकल ईथर्स भी हो सकते हैं। तो आपके सिमेट्रिकल ईथर्स कौन हुए, सिमेट्रिकल ईथर्स वो होंगे इन विच द सब्स्टिट्यूएंट्स अराउंड द O फंक्शनल ग्रुप आर दी सेम। आप इस एग्जांपल में देखें, देखो O के दोनों साइड में CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्या हुआ सिमेट्रिकल ईथर। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, O के दोनों साइड में आपके फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों एक जैसे ग्रुप हैं, तो ये कैसा हुआ सिमेट्रिकल ईथर। तो मीन्स O जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके बोथ साइड में आपको सेम सब्स्टिट्यूएंट्स दिखाई दें, चाहे वो दोनों एल्काइल ग्रुप हो लेकिन दोनों सेम हो, चाहे फिनाइल ग्रुप है लेकिन वो दोनों सेम हो, तो वो आपके सिमेट्रिकल ईथर्स कहलाते हैं। अनसिमेट्रिकल कौन होंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर्स वो होंगे इन विच द सब्स्टिट्यूएंट्स अराउंड द O फंक्शनल ग्रुप आर नॉट द सेम, मींस दे आर डिफरेंट। आप इस एग्जांपल में देखें, आपके बोलो आपको क्या दिख रहा है, आपके O के एक साइड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, देखो CH3, दूसरी साइड में इथाइल ग्रुप है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या हुए, ये अनसिमेट्रिकल ईथर्स हो गए। आप इसमें देखें नेक्स्ट एग्जांपल में, O के एक साइड में मिथाइल ग्रुप है CH3 और एक साइड में आपका फिनाइल ग्रुप है, देखो बेंजीन रिंग लगा हुआ है, तो दोनों ग्रुप आपके डिफरेंट हैं, तो वो हो गए आपके अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो ये थी आपकी टाइप्स, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक ईथर्स हो, वो आपके दो टाइप के हो सकते हैं, दे में बी द सिमेट्रिकल ईथर और द अनसिमेट्रिकल ईथर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे जो सिमेट्रिकल और जो अनसिमेट्रिकल ईथर्स हैं, ये फर्दर और कौन कौन सी टाइप के हो सकते हैं। फर्दर इनकी थ्री टाइप्स बन जाती हैं। फर्स्ट टाइप क्या हुई, डाई एल्काइल ईथर्स, मींस जो O फंक्शनल ग्रुप है, उस O फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप ही हो, दोनों कौन हो बोलो आपके एल्काइल। वो एल्काइल ग्रुप आपके सेम भी हो सकते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है दोनों साइड में, बोलो कौन है ये CH3 दोनों सेम है, और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक साइड में आपका CH3 मिथाइल ग्रुप है और अदर साइड आपका क्या है इथाइल ग्रुप है। तो डाई एल्काइल ईथर कौन हुए, द ईथर्स इन विच द टू सेम और द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अराउंड द O फंक्शनल ग्रुप आर एल्काइल ग्रुप, वो कौन हो बोलो आपके एल्काइल ही होने चाहिए, तो वो आपके डाई एल्काइल, जैसे नाम से पता चल रहा है डाई का मतलब टू, एल्काइल का मतलब एल्काइल, मींस टू एल्काइल ग्रुप होने चाहिए आपके O के बोथ साइड में। नेक्स्ट आ जाते हैं एल्काइल एराइल ईथर, जैसे नाम से पता चल रहा है एक एल्काइल ग्रुप हो और दूसरा आपका फिनाइल एराइल ग्रुप होना चाहिए, तो वो आपके क्या बन जाएंगे आपके एल्काइल एराइल ईथर्स। जैसे आप इसमें देखें, O के एक साइड में CH3 एल्काइल ग्रुप है, दूसरी साइड में आपका क्या है बोलो फिनाइल ग्रुप है। देखो इनको फिनोलिक ईथर्स इसलिए कह देते हैं, अगर हम जो ये O CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, अगर इसकी जगह H होता तो कौन होता बेंजीन के ऊपर OH, तो आप उन्हें फिनोल्स कहते हैं, क्या कहते हैं आप उन्हें फिनोल्स। तो दे आर द डेरिवेटिव ऑफ द फिनोल, क्योंकि फिनोल का H हटा के हमने CH3 लगा दिया तो ये ईथर ही बन गया, सो दे जनरली कॉल्ड एज द फिनोलिक ईथर्स, तो आप इन्हें फिनोलिक ईथर्स भी कह देते हैं। तो what is the definition of alkyl aryl ether, the ethers in which one substituent around the O functional group is alkyl group। एक तो देखो ये alkyl group है CH3 है, और अदर वन इज द एराइल ग्रुप, जो यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग शो कर रखा है, तो उन्हें एल्काइल एराइल ईथर्स आप कह देते हैं। नेक्स्ट है डाई एराइल ईथर्स, जैसे नाम से पता चल रहा है दोनों के दोनों ही एराइल ग्रुप होने चाहिए, जैसे O के दोनों साइड में हमने बेंजीन रिंग लगा दी, फिनाइल ग्रुप लगा दिए। The ethers in which the two substituents around the O functional group are aryl group, तो आपने क्या कहेंगे कॉल्ड डाई एराइल ईथर्स। तो ये नेक्स्ट आपने टाइप देखी सिमेट्रिकल और द अनसिमेट्रिकल ईथर्स की, के फर्दर आपके थ्री टाइप्स के थे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ईथर्स दो टाइप के होते हैं आपके, जो मेन क्लासिफिकेशन आपकी चली हुई थी, या तो एसाइक्लिक ईथर या साइक्लिक ईथर। अगर O फंक्शनल ग्रुप रिंग के अंदर हो तो साइक्लिक है, और रिंग का पार्ट ना हो तो वो एसाइक्लिक ईथर से। तो अभी तक हमने क्लासिफिकेशन टाइप्स हमने देखी एसाइक्लिक ईथर्स की, अब हम देखेंगे साइक्लिक ईथर्स के बारे में, उसकी टाइप्स। तो साइक्लिक ईथर्स फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं, दे में बी द सिंपल साइक्लिक ईथर्स और दे में बी द क्राउन ईथर्स। अब सिंपल साइक्लिक ईथर्स और क्राउन ईथर में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस ये है कि जो हमारी रिंग स्ट्रक्चर बनेगी ईथर्स की, क्योंकि कम से कम एक O तो होना ही चाहिए,
एक ऑक्सीजन होनी चाहिए, तभी वो आपके इथर्स हैं। O के दोनों साइड में आपके कार्बन अटैच हो जाएगा। तो रिंग के अंदर अगर एक ही ऑक्सीजन है या 2 ऑक्सीजन है या 3 ऑक्सीजन तक है तो अपने सिंपल साइक्लिक इथर्स कहते हैं। सो द इथर्स इन विच 1 to 3 O atom are present in the ring are called the simple cyclic ethers। अगर 3 से ज्यादा हो, मींस 4 हो, 5 हो एंड सो ऑन, तो आपके क्राउन इथर्स कहलाते हैं। तो ये एग्जांपल देखें आप सिंपल साइक्लिक इथर्स का। आप इस रिंग स्ट्रक्चर में देखें एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो ये कौन हुआ? सिंपल साइक्लिक इथर। क्राउन इथर्स कौन हुए? द इथर्स इन विच 4 और मोर ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन द रिंग आर कॉल्ड द क्राउन इथर्स। जैसे आप ये एग्जांपल देखें, ये जो आपकी रिंग स्ट्रक्चर बनी हुई है इसके अंदर आपको पिंक कलर से देखो दिखा रखे कितने ऑक्सीजन एटम है। इसमें है 4 ऑक्सीजन एटम। बोलो कितने ऑक्सीजन एटम है इसके अंदर? देखो 1 2 3 एंड 4, देखो 4 ऑक्सीजन एटम है इसके अंदर। तो अभी हमने जैसे डेफिनेशन में बताया कि द ईथर्स इन विच 4 और मोर ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन द रिंग आर कॉल्ड द क्राउन ईथर्स। अपने क्राउन ईथर्स कह देते हैं। और ये हम आपको पहले बता चुके हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये जहाँ पे हर जगह ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बची हुई वैलेंसी कार्बन की वो हमेशा H से सेटिस्फाई की जाती है। तो ये हुए क्राउन ईथर्स और सिंपल साइक्लिक ईथर्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में कि इनकी नेमिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम ए साइक्लिक इथर्स के बारे में देखते हैं। तो ए साइक्लिक इथर्स की जब हम नेमिंग करेंगे तो उनको कैसे हम बोलें, उससे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि किसी भी कंपाउंड का जब आप आईपैक नेम लिखते हैं तो वो आप पहले भी रीड आउट कर चुके होते हैं। इन चीजों को पहले भी आपको बताया जा चुका है कि जो आईपैक नेम जो आप लिखे उसके बेसिक 5 पार्ट होते हैं। पार्ट नंबर 1 वर्ड रूट, जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन हो हैविंग द फंक्शनल ग्रुप, आप उसे क्या कहते हैं? वर्ड रूट, जिसे प्रिंसिपल चेन भी कहा जाता है। अब वो जो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन है, क्या उसमें कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं? अगर है तो प्राइमरी सफिक्स कहलाता है। इफ द प्रिंसिपल चेन इज सैचुरेटेड और द अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड मींस ओनली सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन द कार्बन एटम, unsaturated means something double or the triple bond is present. Secondary suffix means if there is any functional group there in the primary chain, आपकी principal chain के अंदर अगर कोई functional group है, अगर वो alone है तो वो आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी होते हैं, चाहे वो एलोन ही क्यों ना हो, अकेले क्यों ना हो, वो फिर भी आपके सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, आपके वो हमेशा ही आपके सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का काम करते हैं, वो प्राइमरी नहीं होते। उसके बाद अगर आपकी जो स्ट्रक्चर है, जो साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर है, अगर वो आपकी साइक्लिक रिंग की फॉर्म में हो तो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं लगा हुआ है आपकी कार्बन एटम की लंबी चेन के ऊपर, तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स कहलाता है। तो इन 5 चीजों को आप पहले लोअर क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी बेसिस के ऊपर अब हम देखेंगे इनका नोमेनक्लेचर। जैसे हम सबसे पहले इस एग्जांपल को देखते हैं। आप इसमें देखें जो ओ फंक्शनल ग्रुप है इसके दोनों साइड में एक एक कार्बन ही है, तो इसलिए इन दो जो कार्बन है आपको दिखाई दे रहे हैं ओ के दोनों साइड में, आप किसी एक कार्बन एटम की चेन को, क्योंकि चेन तो बनी नहीं एक ही कार्बन है, तो उसको आप प्रिंसिपल चेन कहेंगे एंड द रिमेनिंग इज द फंक्शनल ग्रुप। तो प्रिंसिपल चेन चाहे राइट में देखते चाहे लेफ्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो इसलिए यहाँ पे देखो हमने प्रिंसिपल चेन लिखा है इसके ऊपर। तो प्रिंसिपल चेन में एक कार्बन हो तो उसे मिथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मिथ। तो ये मिथेन बन जाएगा। और ये आपका O के साथ ये फंक्शनल ग्रुप है। जैसे नेमिंग कैसे करते हैं, देखो हमने ये ऊपर लिखा है यहाँ पे। नेमिंग करते कैसे? इसकी नेमिंग ऐसे की जाएगी कि इसको बोलेंगे ऑक्सी। किस फॉर्म में बोलेंगे इसको? ऑक्सी की फॉर्म में। तो देखो ऑक्सी कैसे आ गया, और ऑक्सी के साथ ये क्या है? CH3, तो क्या बोलेंगे? मिथ ऑक्सी मींस एल्कोक्सी। क्या हो गया बोलो? ये एल्कोक्सी। और आपके प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन थे? आपके एक ही था, तो आपके मिथेन हो गया। तो मीन्स इसके कॉमनली कैसे बोलते हैं? ऑक्सी एल्केन। क्या बोलते हैं इनको? ऑक्सी एल्केन, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया। तो अब इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा मिथ ऑक्सी। देखो ये मिथॉक्सी हो गया, प्लस मिथ प्लस एन। तो मिथ बोलो यहाँ पे क्या है? जैसे आपको बताया गया था, मिथ है यहाँ पे वर्ड रूट। मिथ बोलो क्या हो गया यहाँ पे? मिथ है यहाँ पे आपका वर्ड रूट। ये मिथ जो है ये यहाँ पे वर्ड रूट है आपका, ठीक हो गया। नेक्स्ट एन। एन क्या है आपका? क्योंकि आपकी प्राइमरी सफिक्स हो गया ये, देखो ये। और उसके बाद क्या हो गया बोलो? आपके एल्कोक्सी, जैसे ऊपर आपको बता दिया गया था। इसलिए इसका नाम क्या बन गया बोलो? मिथॉक्सी मीथेन। नेक्स्ट, इसका कॉमन नाम जो है वो कहते हैं, दो दो मिथाइल ग्रुप है तो डाइमिथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम है। अभी जो हमने ऊपर बताया मिथॉक्सी मीथेन, वो इसका IUPAC नेमिंग है, और डाइमिथाइल मीथर इसका कॉमन नाम है। नेक्स्ट देख लें, इसके अंदर आप देखें ओ के दोनों साइड में आपके एल्काइल ग्रुप का साइज सेम नहीं है।
आपके राइट साइड में मिथाइल ग्रुप है और लेफ्ट साइड में देखिए तो आपके 2 कार्बन मींस इथाइल ग्रुप है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन यही हो गई। तो इस ये आपकी कौन बन गई बोलो, आपकी प्रिंसिपल चेन हो गई। क्लियर। तो प्रिंसिपल चेन में 2 कार्बन है तो आप इसे क्या कहेंगे, आप इसे कहेंगे इथेन। क्या कहेंगे आप इसे, इथेन। तो देखो ये इथ और कार्बन कार्बन के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, तो एन। और ये सब्स्टिट्यूएंट बोलो क्या बन गया, मिथ ऑक्सी, मिथॉक्सी। तो नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन। तो इस टाइप से आप नेमिंग कर देते हैं आपके एसाइक्लिक ईथर्स की। तो एसाइक्लिक ईथर्स की नेमिंग आप कुछ इस टाइप से करेंगे। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर। क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो देखो यहाँ पे तो इथाइल का ई है, देखो ये जो 2 कार्बन थे, और मिथाइल का एम आता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है, ई। तो इसलिए इथाइल को पहले लिखा गया, मिथाइल को बाद में, और लास्ट में इथर, क्योंकि ओ फंक्शन ग्रुप है। तो ये हो गया इथाइल मिथाइल इथर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर भी ओ के एक साइड में तो बोलो कौन लगा हुआ है, CH3। तो जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो बेंजीन रिंग उसके अंदर प्रिंसिपल चेन आपकी देखो बन गई प्रिंसिपल चेन, क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम है। मिथाइल के अंदर तो एक ही कार्बन था, तो इसलिए ये बन गया बेंजीन। और ऊपर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो मिथ और ऑक्सी, तो इसलिए इसका नाम क्या बन जाएगा बोलो, मिथॉक्सी बेंजीन। इसे कॉमन नेम है इसका एनिसोल। इसको कॉमनली एनिसोल के नाम से भी हम पुकारते हैं। तो ये हो गए ए साइक्लिक इथर्स का नोमेनक्लेचर। अब हम देखेंगे नोमेनक्लेचर उन साइक्लिक इथर्स का जिसके अंदर 2 ही कार्बन हो और एक ही ऑक्सीजन हो। हमने बताया था साइक्लिक इथर्स के अंदर ऑक्सीजन एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ए साइक्लिक आपके ईथर की बजाय जो आपके साइक्लिक इथर्स है, अगर हम उनकी अब बात करें तो हमने क्या बताया था कि साइक्लिक इथर्स जो है वो 2 टाइप के थे, एक सिंपल साइक्लिक इथर्स और दूसरे थे क्राउन इथर्स। और सिंपल साइक्लिक इथर्स कौन होते हैं, जिसकी रिंग के अंदर 1 2 3 ऑक्सीजन एटम हो। तो अभी हम जो स्टडी करेंगे यहाँ पे जिनका नोमेनक्लेचर देखेंगे वो वही इथर्स होंगे, वही सिंपल साइक्लिक इथर्स होंगे जिनके अंदर हम 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन वाला ही रिंग लेंगे, जैसे ही आपके सामने है। तो इसमें अगर अब हम इसकी नेमिंग करें तो देखो कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर O ना होता तो क्या होता, अगर यहाँ पे O नहीं होता तो ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो हम बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पे देखो इस टाइप से, तो कैसा बॉन्ड बनता बोलो, इनके बीच में बनता डबल बॉन्ड। देखो क्योंकि हमें इसकी वैलेंसी पूरी करनी पड़ती। क्लियर हो गया। तो हमें क्या बनाना पड़ता बोलो, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो इसका नाम होता इथीन। क्या नाम हो जाता बोलो इसका, इथीन। तो ये तो इथीन हो गया। और अगर हम अब डबल बॉन्ड हटा के ओ लगा देते हैं यहाँ पे, तो इसका नाम बन जाएगा इथीन ऑक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, इसी बेसिस के ऊपर इसका नाम रखा गया, क्या बोलेंगे, इथीन ऑक्साइड। आईपैक नेम है इसका। और दूसरा तरीका क्या है इसका आईपैक नेम लिखने का, कि हमने नंबरिंग कर दी दोनों कार्बन पे 1 2 1 2, और आगे हम इपॉक्सी लगाएंगे, दोनों कार्बन एटम की संख्या गिन लेंगे, कितने बोलो, कितने कार्बन हो गए, 2 2 है तो तो इथेन। तो इसको बोलेंगे 1 2 इपॉक्सी इथेन। क्या बोलेंगे बोलो, 1 2 इपॉक्सी इथेन। तो इस टाइप से इसकी नेमिंग हो गई। अगर कॉमन नाम बोले तो इसका इथाइलिन इपॉक्साइड, इपॉक्साइड्स के नाम से भी इनको पुकारते। जो 3 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें वन ऑफ द एटम ऑफ द रिंग इज ऑक्सीजन, देन दे आर कॉल्ड इपॉक्साइड्स। और 2 ही कार्बन है तो इथाइलिन इपॉक्साइड्स, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और आईपैक नेम आपके अभी हमने आपको बताए। तो आईपैक नेम जब आप लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, इथीन ऑक्साइड या 1 2 इपॉक्सी इथेन। तो इस टाइप से आप इनकी नेमिंग करेंगे। और हमने इसका रीजन भी बताया आपको कि व्हाई दे कॉल्ड इथीन और फिर ऑक्साइड, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ना होती तो क्या होता वहां पे, डबल बॉन्ड। दे आर डेरिवेटिव ऑफ द इथीन, क्योंकि इथीन से डिराइव्ड है। और फिर वहीं पे उसका पाई बॉन्ड टूटने के बाद ऑक्सीजन हमने यहाँ पे अटैच की, तो ये आपके बन गए बोलो क्या, इथीन ऑक्साइड। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो इसके अंदर भी, यहाँ पे भी देखो जो रिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है, 3 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें वन ऑफ द एटम इज द ऑक्सीजन। अब इसके अंदर भी अब इसकी नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5। अब आप टोटल देखें इसका नाम कैसे लिखे, जैसे आपको ऊपर बताया गया था। कैसे लिखेंगे बोलो, जो आपके साइक्लिक ईथर वाली ऑक्सीजन है वो दो कौन से 2 कार्बन एटम के बीच में, 1 और 2 के बीच में। किनके बीच में, जैसे ऊपर भी 1 और 2 के, अब भी 1 और 2 के बीच में है। 1 और 2 के बीच में तो इसको भी बोलेंगे 1 2 इपॉक्सी। अब टोटल कार्बन काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, देखो नंबरिंग कर रखी है। तो 5 हो तो पेंटेन कहेंगे। तो इसका बोलो नेम क्या बन जाएगा, 1 2 इपॉक्सी पेंटेन। क्या कहेंगे, 1 2 इपॉक्सी पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। या अगर हम इसका दूसरे तरीके से नाम बोले, जैसे अभी आपको ऊपर बताया गया था ये कि
जो आपके इपोक्साइड्स हैं, ये जिसको कॉमनली आप इपोक्साइड्स कहते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या था, देखो डबल बॉन्ड ऐसे ही, और डबल बॉन्ड को हटा के हमने क्या लगा दी यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो इसको कैसे बोलेंगे फिर हम, टोटल कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4 5 हो गया। और डबल बॉन्ड कहाँ पे आता, 1 और 2 के बीच में आता, और फिर उसी डबल बॉन्ड को हटा के हमने ओ लगाया है, तो क्या बोलेंगे, पेंट वनीन होती। अगर ये ओ ना होता तो क्या होता है, ये पेंट वनीन। पेंट वनीन के आगे अब हमने क्या लगा दी, ऑक्सीजन लगा दी इसमें, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट वनहीन ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, पेंट वनहीन ऑक्साइड। जैसे ऊपर वाले को हमने बोला था इथीन ऑक्साइड। तो ये इसकी नेमिंग हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले तो इसमें आप देखें, ये वही रिंग स्ट्रक्चर बन गई आपकी, और इस रिंग स्ट्रक्चर में आप देखें बड़े ध्यान से, आपको क्या दिख रहा है, आपकी बार जो ऑक्सीजन हमने लगाई है वो कहाँ पे लगाई है, सेकंड और थर्ड कार्बन वाला डबल बॉन्ड हटा के, मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो एल्कीन होती आपकी, और वहां पे हमने ओ लगा दिया। तो इसी बेसिस पे नेमिंग बताएं कैसे बोलेंगे। जो जैसे आपने फर्स्ट केस में लिखा था 1 2 इपोक्सी, क्यों लिखा था 1 2 इपोक्सी बोला आपने यहाँ पे, 1 2 इपोक्सी आपने यहाँ पे इसलिए लिखा था, यहाँ पे देखो इस केस में, क्योंकि यहाँ पे जो दो ही कार्बन थे और इन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड था, जिसको हटा के आपने ओ लगाया। नोमेनक्लेचर के बेसिस पे आपको बता रहे हैं। ऐसे यहाँ पे 1 2 क्यों कहा, क्योंकि जो ऑक्सीजन एटम है ये 1 और 2 के बीच में है। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम जो हमने लगाई है आपकी इथर साइक्लिक इथर्स की, वो 2 और 3 के बीच में है। तो क्या बोलेंगे इनको, 2 3 इपोक्सी, और टोटल कार्बन कितने हो गए, 4। तो व्हाट इज द नेम, 2 4 इपोक्सी ब्यूटेन, 2 4 इपोक्सी ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। और नेक्स्ट, क्योंकि डबल बॉन्ड अब की बार 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड को हटा के ही ऑक्सीजन लगाई गई होगी, तो इसलिए अब इसको नाम क्या बोलेंगे, 4 कार्बन होते तो क्या बोलते हैं इसको, ब्यूट, और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड होता तो क्या बोलते, ब्यूट टू इन। और अब ऑक्सीजन लगा दी हमने, इसको साइक्लिक ईथर बना दिया, तो अब नाम क्या बन गया, ब्यूट टू इन ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, ब्यूट टू इन ऑक्साइड, और या ब्यूटाइलिन इपोक्साइड इसका कॉमन नाम बन जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि नोमेनक्लेचर उन साइक्लिक ईथर्स का जिसके अंदर एक 3 मेंबर रिंग ही है, और उस 3 मेंबर रिंग में 2 कार्बन और एक क्या है बोलो, ऑक्सीजन है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखें, अब फिर हमने 3 मेंबर रिंग हमने ले लिया। इस 3 मेंबर रिंग के अंदर आपने क्या देखा, देखो 3 मेंबर रिंग है, 2 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है इसके अंदर। उसी टाइप से अभी इसकी नेमिंग भी करें तो कैसे बोलेंगे, 1 और 2 के बीच में या तो 1 2 इपोक्सी लिख दें या सिंपल लिख दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इपोक्सी, और ये कौन था, अगर ये ऑक्सीजन ना होती यहाँ पे तो देखो इसको क्या बोलेंगे, इपोक्सी साइक्लोहेक्सेन। क्या बन गया, इपोक्सी साइक्लोहेक्सेन, 1 2 इपोक्सी साइक्लोहेक्सेन। तो अगर आप इसकी नंबरिंग भी लिखना चाहें तो आप इससे पहले इसकी नंबरिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे बोलो, आप क्या लिख सकते हैं, बोलो यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 इपोक्सी साइक्लोहेक्सेन, या सिंपली इपोक्सी साइक्लोहेक्सेन भी लिख दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे ओ ना होता तो डबल बॉन्ड से डिराइव किया गया है, तो क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सीन। अब ऑक्सीजन तो साइक्लोहेक्सीन ऑक्साइड। तो इस टाइप से जो सिंपल साइक्लिक ईथर्स हैं आप उनका नोमेनक्लेचर, उनकी नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्राउन ईथर्स की नेमिंग। तो क्राउन ईथर्स की जब भी हम नेमिंग करते हैं तो उसका बड़ा बेसिक रूल होता है उसका नाम लिखने का। देखो जैसे हमने यहाँ पे बता रखा है एक्स क्राउन वाई, ये इसका नाम लिखेंगे हम ऐसे, एक्स क्राउन वाई। और एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, जो टोटल रिंग है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, वो हम काउंट कर लेंगे। वाई क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन एटम की संख्या में लिखनी है। अब देखो नेक्स्ट, हमने ये एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखेंगे तो जितने भी मैंने आपको बताया जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस हर इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर बोलो कौन होता है, यहाँ पे कार्बन होता है। देखो 1 2, देखो 1 2, बोलो कौन है यहाँ पे, हर जगह पे बोलो कार्बन है यहाँ पे, बोलो हर जगह पे कौन है, यहाँ पे कार्बन है। देखो ऐसे हर जगह पे यहाँ पे कार्बन है, ठीक हो गया। तो टोटल एटम काउंट करें, देखो जो रेड रेड आपको दिखे कार्बन हो गए 2 2 4 2 6 और 2 8 8, तो कार्बन 4 ऑक्सीजन तो 12 हो गए। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है 12। क्या लिख रखा है, बोलो यहाँ पे 12। आगे क्राउन तो लिखना ही था, 4 क्यों लिखा, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है। तो इसका नाम क्या हो गया इस कंपाउंड का, 12 क्राउन 4, 12 क्राउन 4। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें इसमें, अगर आप टोटल ऑक्सीजन गिने, पिंक कलर से हमने दिखा रखी वो तो 5 होगी, क्राउन तो लिखना ही है। टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, हर किन्हीं भी 2 ऑक्सीजन के बीच में 2 ही कार्बन है, तो देखो टोटल कार्बन कितने हो गए, देखो 2 यहाँ पे,
2 कार्बन, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। 10 तो कार्बन हो गए और 5 कौन हो गई? ऑक्सीजन। 10 और 5 15, तो 15 क्राउन 5, तो ये इसका नाम हो गया। तो इस तरह से ये हमने नोमेनक्लेचर देखा आपके क्राउन ईथर्स के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ईथर्स की, कि ईथर्स कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि जो आपके मोलिक्यूल्स है ईथर, उनके बीच नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है। देखो जो आपके ईथर्स है उनकी रिप्रेजेंटेशन है ये ROR करके लिखा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने की वजह से यहाँ पे, क्योंकि एल्कोहल्स वगैरह जो हमने पढ़े उनमें तो O के आगे H आ गया था, देयर इज ए वेरी लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इन बिटवीन O एंड H, तो जिसकी वजह से जो सेपरेशन ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा था। यहाँ पे O के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ गया, R के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, लेकिन इवन देन दे आर वेरी लेस पोलर कंपाउंड। इनके बीच जो पोलर जो ये डिफरेंस है सेपरेशन ऑफ चार्ज, ये बहुत ही कम है यहाँ पे। तो इसीलिए इनके बीच में जो स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव तो आ गया, स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव तो आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज ड्यू टू देयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आर का मतलब कोई एल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन जैसे CH3 हो सकता है, C2H5 कोई भी हो सकता है, तो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन कम सेपरेशन ऑफ चार्ज है। इवन देन स्लाइट ये जो डाइपोल बन गया, इसके अंदर भी देखो ये डाइपोल बन गया, इनके बीच में क्या होगी? ये अट्रैक्शन। और इसको क्या कहेंगे? इस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ये इतनी वीक है, ये वीक वंडरवाल बॉन्ड के नाम से इसको हम पुकारेंगे यहाँ पे। तो बोलो नेचर ऑफ जो बॉन्डिंग है आपके इथर्स के अंदर वो क्या है? वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है वीक डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। बोलो क्या है? वीक डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। क्या हो गया वो? वीक डाइपोल डाइपोल बॉन्ड इसके अंदर नेचर ऑफ बॉन्डिंग हो गई। ठीक हो गया। तो इस टाइप से आपने देखा कि इसके अंदर किस टाइप की इंटरेक्शन होती है। इसके बाद अभी इस इंटरेक्शन का इफेक्ट क्या पड़ेगा, इथर्स की कौन सी प्रॉपर्टी इफेक्ट होंगी इस इंटरेक्शन की वजह से, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो मैग्नीट्यूड कैसा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, उसी के बेसिस के ऊपर ही तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि वो एसोसिएशन शो करेगा नहीं करेगा, उसका जो विस्कोसिटी है वो कम है या ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट कम है या ज्यादा है, वो सोल्युबिलिटी उसकी वाटर के अंदर है या किसी और चीज के अंदर है, तो वो सारी चीजें ये जो इंटरेक्शन है यही इफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसोसिएशन की। जैसे आपने पहले अल्कोहल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अल्कोहल कौन होते थे, जब यहाँ पे आर की वजह, देखो यहाँ पे जिसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H होता था, तो जिसकी वजह से वहां पे स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बनते थे, और उस स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल बॉन्ड को आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहते थे, बिकॉज वन ऑफ द एटम इज H, O के आगे H होता था। लेकिन यहाँ पे तो ये लो पोलैरिटी है, सेपरेशन ऑफ चार्ज बहुत ही कम होगा यहाँ पे तो, और ये वीक वंडरवाल बॉन्ड है, जिसकी वजह से जो ईथर मोलिक्यूल है दे डू नॉट शो द एसोसिएशन, ये एसोसिएशन शो नहीं करेंगे। तो अब सबसे पहले मेन प्रॉपर्टीज के नाम देखते हैं। जैसे एसोसिएशन प्रॉपर्टी देखेंगे, स्टेट देखेंगे वेदर दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड लिक्विड और द गैसेस, विस्कोसिटी देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे और द सोल्युबिलिटी। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इनके बीच इंटरेक्शन कैसी है। जैसे हमने पहले ही बताया कि जो आपके इथर मोलिक्यूल इनके बीच में वेरी वेरी वीक डाइपोल डाइपोल बॉन्ड है, मींस वीक वंडरवाल बॉन्ड है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट वीक वंडरवाल बॉन्डिंग बिटवीन द इथर मोलिक्यूल्स, क्या हुआ? The ether molecule do not show the molecular association like the alcohols। जैसे अल्कोहल आपके स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो एसोसिएशन शो करते हैं, लेकिन इथर मोलिक्यूल एसोसिएशन शो नहीं करते हैं। तो इसका रीजन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक वंडरवाल बॉन्डिंग बिटवीन द इथर मोलिक्यूल्स। अब स्टेट कैसी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब भी हम स्टेट को एक्सप्लेन करें, सॉलिड लिक्विड और गैस, अगर पार्टिकल के बीच बहुत ही कम इंटरेक्शन है तो आप उसे क्या कहते हैं? वो गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। इंटरेक्शन पार्टिकल के बीच बढ़ गई, पार्टिकल थोड़े एक दूसरे के नियर अबाउट आ गए, नजदीक आ गए, तो आप क्या कहेंगे? वो आपके कैसे बन जाएंगे? लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाएंगे। और ज्यादा इंटरेक्शन तो आपके सेमी सॉलिड हो जाएंगे, और ज्यादा तो सॉलिड हो जाएंगे। तो इंटरेक्शन के बेसिस के ऊपर ही हम किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे रीड आउट किया, हमने देखा कि जो इंटरेक्शन है यहाँ पे डिफरेंट इथर मोलिक्यूल्स के बीच में, वो वीक डाइपोल डाइपोल बॉन्ड है, वीक वंडरवाल बॉन्ड है। तो बिकॉज ऑफ दैट द लोअर मेंबर ऑफ द इथर्स आर गैसेस, द लोअर मेंबर आर गैसेस। लेकिन जैसे जैसे हम हायर मेंबर्स की तरफ जाएंगे, लोअर का मतलब होता है, मान लीजिए आर की वैल्यू CH3, इधर आर की वैल्यू CH3 पुट कर दी, फिर हम कार्बन जो आर एल्काइल ग्रुप है, कार्बन एटम की चेन, अगर हम कार्बन एटम की चेन की लेंथ बढ़ा दें, मतलब आर का साइज बढ़ा दें, तो उसको कहते हैं हायर मेंबर्स। तो जो लोअर मेंबर्स होते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू छोटी होगी, जैसे मिथाइल मिथाइल ले लिया, तो वीक वंडरवाल बॉन्ड होगा, और वंडरवाल बॉन्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर, साइज के ऊपर। तो जैसे ही हम आर की वैल्यू बढ़ाएंगे,
आर का साइज बढ़ाएंगे हम, तो उससे क्या हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड है वीक वंडरवाल बॉन्ड का वो भी बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से जो हायर मेंबर्स होते हैं दे आर लिक्विड. So the lower members are gases due to the presence of weak van der Waals force of attraction. But with the increase in the size or the mass of the R group, the magnitude of weak van der Waals force of attraction increases, and thus the higher members are liquid. Higher members क्या होते हैं आपके, liquid हो जाते हैं. इसी बेसिस के ऊपर बिल्कुल सेम फंडा चलेगा आपका यहाँ पे, उसी बेसिस के ऊपर हम विस्कोसिटी की भी बात करते हैं, क्योंकि जो लोअर मेंबर है गैसेस हैं, और गैसेस मींस पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन नहीं है, मींस दे आर मोर फ्री टू मूव, वो इधर उधर ज्यादा मूव कर सकते हैं, मींस दे हैव लो विस्कोसिटी. विस्कोसिटी मूव करने की प्रॉपर्टी को देखने की बात होती है कि वेदर ए पार्टिकुलर सब्सटेंस कैन मूव फ्रीली बिकॉज देयर पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली और नॉट. तो जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं उनके बीच तो इंटरेक्शन बहुत ही वीक होती है जैसे हमने बताया, इसलिए देयर पार्टिकल्स आर मोर फ्री टू मूव, सो दे हैव लो विस्कोसिटी. But with the increase in the size of R, the magnitude of weak van der Waals force of attraction increases. Attraction increases, so the viscosity also increases. But it is found that the viscosity of the ethers is almost same to that of the alkane with the comparable molecular mass. कोई alkane हम ऐसा ले लें जिसका जो मोलिकुलर मास है वो उतना ही है लगभग जितना कि किसी ईथर का है, तो उन दोनों की विस्कोसिटी लगभग क्या मिलेगी, सेम मिलेगी. अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी हमने बताया, हम बॉइलिंग पॉइंट भी इसी चीज के ऊपर इफेक्ट करते हैं, कि जैसे अगर बॉयल का मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट, मींस ये हम फ्री कर दें. फ्री कब होंगे, जब ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, जैसे एक ईथर, ये सेकंड ईथर, इनके बीच में जो भी अट्रैक्शन है, ये वीक अट्रैक्शन, इसको भी हम ब्रेक डाउन कर दें. अब जैसे हमने बताया जो लोअर मेंबर्स होते हैं उनके बीच तो वेरी वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ आर, और स्मॉल वीक अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए आपको लेस हीट देनी पड़ेगी, और लेस हीट देनी पड़ेगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. So less heat is required to break that weak van der Waals bond. So their boiling point will be very low. तो ethers का boiling point बहुत ही कम होता है. लेकिन जैसे ही higher ethers की तरफ हम जाएंगे तो हमने क्या देखा, less heat is required to break the weak van der Waals bond present between the ether molecules. So they have the low boiling point. लेकिन जैसे हम हायर इथर्स की तरफ जाएंगे, जैसे ही आर का साइज इंक्रीज होगा तो डिफरेंट इथर मॉलिक्यूल के बीच में जो मैग्नीट्यूड है वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज. और जिसकी वजह से अब उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए आपको मोर हीट इज रिक्वायर्ड, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा. मींस जैसे आप लोअर से हायर मेंबर्स की तरफ जाते हैं, लोअर इथर से हायर इथर्स की तरफ जाते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज. तो हमने क्या देखा, दे हैव द लो बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव ऑलमोस्ट द सेम बॉइलिंग पॉइंट टू दैट ऑफ द एल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास. और इनका बॉइलिंग पॉइंट वैसा ही होगा जैसे, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी वंडर वाल फोर्स के बेसिस पे हम देख रहे हैं कि पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन, तो आपने ये देखा कि इनका जो भी, चाहे विस्कोसिटी आपने देखी चाहे बॉइलिंग पॉइंट देखा, तो जो विस्कोसिटी और द बॉइलिंग पॉइंट जो है ईथर्स की, वो किसी भी उस एल्केन के ऑलमोस्ट सेम है जिसका मोलिकुलर मास, जिसका जो मास है वो क्या हो, आपके ईथर्स के कंपेरेबल हो, नियर अबाउट हो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे सोलिबिलिटी की. जैसे कि हमने देखा, पहले आपको बताया कि जो ये आपके ईथर्स होते हैं इनके अंदर जो सेपरेशन ऑफ चार्ज बहुत ही कम है. जो हमने लिखा है यहाँ पे देखो, रिप्रेजेंटेशन तो हमें ऐसे ही करनी पड़ती है हमेशा, स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव, लेकिन ये जो स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव की भी जो वैल्यू बहुत ही कम होती है यहाँ पे, दे आर वेरी लो पोलर कंपाउंड्स, इनकी पोलरिटी बहुत ही कम होती है. और आप ये प्रॉपर्टी बेसिक जानते हैं, लाइक डिजोल्व्स लाइक, पोलर सब्सटेंस पोलर में ही डिजोल्व होगा और नॉन पोलर में डिजोल्व होगा, क्योंकि इनकी पोलरिटी बहुत ही कम है आपके इथर्स की. इसलिए जो लोअर मेंबर्स हैं, वो लोग कौन है आपके, लोअर मेंबर्स. तो लोअर मेंबर्स में तो देखो क्या हो जाएगा, हमने ये डायग्राम दिखाया यहाँ पे आर ओ आर. जो लोअर मेंबर्स हैं इसके अंदर, क्योंकि आर का साइज बड़ा छोटा होगा, बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे चांसेस हैं कि वाटर मोलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए, कि ये वाटर मोलिक्यूल को अप्रोच कर पाए, नजदीक आ पाए, क्योंकि आर का साइज छोटा है. तो जो लोअर मेंबर्स हैं आपके, वो आपके क्या है, वाटर के अंदर सोल्यूबल है. तो लोअर ईथर्स आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दैट ईथर एंड द वाटर मोलिक्यूल्स. लेकिन जैसे ही हम हायर ईथर्स लेंगे, आर का साइज बढ़ा देंगे, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ जाएगा. हाइड्रोकार्बन मींस कार्बन की चेन वाला नॉन पोलर पार्ट होता है, और नॉन पोलर पार्ट का साइज जैसे ही हम बढ़ाएंगे, तो ये जो वाटर है ये तो पोलर है, तो पोलर सब्सटेंस तो पोलर में ही डिजोल्व होगा.
और ये नॉन पोलर पार्ट बढ़ाने से आपका जो इथर्स हैं उनका नॉन पोलर पार्ट ज्यादा होने से वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं कि बट द हायर इथर्स आर लेस सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द इंक्रीज इन द नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो जैसे ही नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट हम बढ़ाएंगे, आर का साइज बढ़ाएंगे, आर को लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोनेट हम बना देंगे, तो इनकी जो सोल्युबिलिटी है वाटर के अंदर नहीं होंगी। सो दे आर वेरी वेरी लो सोल्युबिलिटी इन द वाटर और दे आर नॉट सोल्युबल इन वाटर। तो ये आपने देखी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इथर्स की, जो कौन कौन सी थी आपकी, एसोसिएशन, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड द सोल्युबिलिटी। तो अपने इथर्स के इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ा क्या क्या कि इथर्स की क्लासिफिकेशन, उनका नोमेनक्लेचर, और फिर आपने देखी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी आपने देखी, इनको आप बड़े अच्छे से रीड आउट कर लें। थैंक यू।